हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के 1000 प्रश्नों को मैं करवा रही हूं, तो 600 प्रश्न मैं करवा चुकी हूं। आज 7वां वीडियो है और आज 700 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है। पहला है शून्य, दूसरा है अनंत, तीसरा है ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम और चौथा है विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार जो है वह शून्य होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता होगी। तो परिणामी लेंस की क्षमता पूछी गई है। पहला है 1 डायोप्टर, दूसरा है -1 डायोप्टर, तीसरा है 0.5 डायोप्टर और चौथा है -0.5 डायोप्टर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 0.5 और अवतल लेंस की दी गई है 1। दोनों को जोड़ देंगे, जो फॉर्मूला होता है उसी में वैल्यू रख देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर -1/1 इस तरीके से। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा और 5 से 10 2 बार कट जाएंगे। 2 से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 डायोप्टर पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है। पहला है वृक्कीय संवहन, दूसरा है लसिका संवहन, तीसरा है यकृतीय संवहन और चौथा है निवाहिका संवहन। तो रुधिर संवहन में कोशिकाओं से प्रारंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। रुधिर संवहन जो है कोशिकाओं में आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, तो यह कहलाता है लसिका संवहन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का समस्थानिक भारी जल है। तो ये इसमें आपका बी विकल्प सही है। ये थोड़ा गलत तरीके से, यहाँ टाइपिंग की वजह से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इस तरीके से लिखा जाता है। भारी जल जो है ड्यूटेरियम कहलाता है, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल 16 का मान है, तो 16 का मान निकालना है। आपको 2 से भाग देना है हर बार। 2 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 8, शेषफल आएगा 0, और हमें शेष से ही मतलब है। यहाँ शेषफल लिखेंगे, देखते जाइएगा। फिर 8 से 2 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा शेषफल, फिर 0 हो जाएगा। फिर 4 से 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा शेषफल, फिर 0 होगा। 2 से 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा शेषफल, फिर 0 हो जाएगा। और 1 से 2 में भाग देंगे तो भागफल जो है वो कितना आएगा? भागफल जो है वो आएगा 0 और शेष आएगा 1। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। 2 से भाग देते हैं तो 0 बार जाएगा, तो भागफल हो गया 0, और जब 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अलग तरीके से थोड़ा होता है यहाँ पर। अब इस शेष को उल्टा लिख देंगे नीचे से, 1 0 0 0 0। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बी विकल्प जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोजी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं। पहला है दृढ़ोतक, दूसरा है मृदुतक, तीसरा है स्थूल कोण ऊतक और चौथा है परिरंभ। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प, स्थूल कोण ऊतक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। स्थूल कोण ऊतक जीवित कोशिकाएं हैं जिनकी भित्तियों के कोनों पर लिग्निन का जमाव होता है, जो अंगों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिक कुंजी होती है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी टेट के ही पेपर में पूछा गया है। पहला है मॉनिटर में, दूसरा सीपीयू में, तीसरा है हार्ड डिस्क में और चौथा कीबोर्ड में। तो कुंजी की बात हो रही है तो जायज सी बात है कि कीबोर्ड में ही होंगी। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। तो प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं, जो आपका उत्तर है वह है आपका सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? पहला है बाह्य फल भित्ति, दूसरा है अंतः फल भित्ति, तीसरा है मध्य फल भित्ति और चौथा है बीजावरण। तो नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? बाह्य फल भित्ति में ही मिलते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। नारियल सभी लोगों ने देखा होगा, नारियल पानी पीते हैं आप लोग, वो हरा नारियल होता है और जो रेशे होते हैं तब आप देख पाते हैं जब नारियल जो है थोड़ा सूख जाता है। तो इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल पूछा गया है, तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है आपका डी विकल्प, HCN। अब इसका जो नाम क्या है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ये एक प्रबल अम्ल है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अवलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। तो दाब क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल भी 1 न्यूटन है, क्षेत्रफल भी 1 है, तो दाब कितना हुआ? दाब भी 1 हुआ और 1 पास्कल। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 1 जूल में अर्घ की मात्रा पूछी गई है। पहला है 10⁻7, दूसरा है 10⁻6, तीसरा है 10⁻4 और चौथा है 10⁻2। तो 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7 पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है? पहला है भार, दूसरा है प्रयास, तीसरा है निर्गम और चौथा है दक्षता। तो किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल क्या कहलाता है? प्रयास। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। पहला है लोहा, दूसरा स्टील, तीसरा है चुंबक पत्थर और चौथा है ये सभी। तो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण पूछा गया है, तो चुंबक पत्थर सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है। पहला है शक्ति, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा ऊष्मा। तो कार्य करने का सामर्थ्य जो है ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है? पहला है आशुद्ध, दूसरा है खनिज जल, तीसरा है झरने का जल और चौथा है उबला हुआ जल। तो अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहते हैं? आशुद्ध जल कहते हैं। इसकी जो अनेक अशुद्धियां होती हैं आसवन के माध्यम से हटा दी जाती हैं। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जाता है? पहला है अवसादन, दूसरा निस्तारण, तीसरा आसवन और चौथा वाष्पन। तो किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय को प्राप्त किया जा सकता है? तो वाष्पन द्वारा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल जनित रोग क्या है? पहला है डिप्थीरिया, दूसरा टिटनेस, तीसरा हेपेटाइटिस और चौथा मलेरिया। तो जल जनित रोग क्या है? हेपेटाइटिस। ये एक जल जनित रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा सी विकल्प उत्तर होगा, हेपेटाइटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा। क्वार्ट्ज के अवयव पूछे गए हैं, एक तो सिलिकॉन है और दूसरा क्या है? तो ऑक्सीजन है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? पहला है कोयला, दूसरा CNG, तीसरा LPG और चौथा हाइड्रोजन। तो कोयले के जलने से सबसे अधिक होता है वायु प्रदूषण। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। पहला है दलपुंज, दूसरा है बाह्य दल, तीसरा है दल और चौथा है पुष्प विरंत। तो फूल का चमकीला और आकर्षक अंग क्या है? दल। और कीट जो है इसी की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे किसी दूसरे पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, कालरा रोग होता है? पहला है बैक्टीरिया द्वारा, दूसरा है वायरस द्वारा, तीसरा कीटों द्वारा और चौथा टॉक्सिन द्वारा। तो कॉलरा रोग जो है ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, हैजा कहते हैं जिसे सामान्य भाषा में। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडा उत्तम स्रोत है। पहला है तंतुओं का, दूसरा प्रोटीन का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का और चौथा है वसा का। तो अंडा जो है ये उत्तम स्रोत है प्रोटीन का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? पहला है पत्ती, दूसरा फूल, तीसरा तना और चौथा मूल। तो पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? तो तने से। सी विकल्प उत्तर है। जूट कोटोरेडिया जुन्सिया पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। यह बास्ट फाइबर है।
तो सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल तथा गेहूं को नामित किया गया है। पहला है दालों के रूप में, दूसरा अनाजों के रूप में, तीसरा सब्जियों के रूप में और चौथा है फलों के रूप में। तो इससे भी सरल कोई प्रश्न होगा क्या? चावल और गेहूं को नामित किया गया है अनाजों के रूप में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पूछा गया है, मीटर स्क्वायर है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? पहला है द्रव की मात्रा, दूसरा है प्रकाश तरंगों की लंबाई, तीसरा है केबलों की लंबाई और चौथा है जहाजों की लंबाई। तो एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? प्रकाश तरंगों की लंबाई नापता है। द्रव की मात्रा लीटर में मापी जाती है, केबलों की लंबाई मीटर में, जहाजों की जो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटे में मापी जाती है। तो ये भी याद रखिए, इसमें आपका बी विकल्प हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, एक कंघी के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण है। पहला है घर्षण जनित बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है गुरुत्वीय बल और चौथा है स्थिर वैद्युतिकीय बल। तो एक कंघी के कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण पूछा गया है। तो स्थिर वैद्युतिकीय बल, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल को मापा जा सकता है। पहला है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, दूसरा है थर्मामीटर द्वारा, तीसरा है कैलोरीमीटर द्वारा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। थर्मामीटर जो है तापमान मापता है और कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा का मापन किया जाता है। ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। पहला है तेल का प्रयोग कर, दूसरा है सतहों पर नमी द्वारा, तीसरा है खुरदरी सतहों द्वारा और चौथा है इन सभी के द्वारा। तो घर्षण को बढ़ाना है तो सतह को खुरदरा करना होगा और कम करना है तो ग्रीस या तेल का प्रयोग करेंगे। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? पहला है दूध, दूसरा शहद, तीसरा अल्कोहल और चौथा तेल। तो कौन नहीं घुलता है? तेल नहीं घुलता है, ऑयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? पहला है जल से भाप, दूसरा है लोहे का पिघलना, तीसरा है केरोसिन का जलना और चौथा है भाप का संवहन। तो कौन सा व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है? तो केरोसिन का जलना। केरोसिन का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है और यह व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जलने के बाद उत्सर्जित हाइड्रोकार्बन व कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः केरोसिन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो वह है आपका ऑक्सीजन। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शा रहा है? पहला है O2, दूसरा है O3, तीसरा है H2O2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन को दर्शा रहा है O3, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? पहला है लोहा, दूसरा सोना, तीसरा स्टेनलेस स्टील और चौथा तांबा। तो कौन सी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु है। क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होती है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटेरोट्रॉफ, तीसरा है सैप्रोफाइट और चौथा है पैरासाइट। तो जो अपना भोजन बना सकते हैं पौधे, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पहला विकल्प उत्तर है। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फर्न, तीसरा जिम्नोस्पर्म और चौथा एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है वह है डी विकल्प। फूल, फल व बीज धारण करने वाले पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? ये पुष्प विहीन होते हैं। और फर्न जो है
फूल, फल और बीज विहीन पादप हैं और जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं। तो सबके बारे में पता होना चाहिए। इसमें जो उत्तर है वह डी विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? पहला है घास, दूसरा आम, तीसरा मकई और चौथा ये सभी। तो द्विबीजपत्री यानी जिसके बीज के दो भाग होते हैं, तो वह है आपका आम। आम का बीज जो है निकालिएगा और फिर उसके अंदर आप जब उसको और तोड़ेंगे, अंदर बीज निकलेगा और उस बीज के दो पार्ट होंगे। देखा होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कोष की प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आर्थ्रोपोड के रूप में, दूसरा स्तनियों के रूप में, तीसरा प्रोटोजोअन के रूप में और चौथा है मोलस्क के रूप में। तो एक कोष की प्राणियों को प्रोटोजोअन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केले के पौधे की जड़ है, पहला है आरोही मूल, दूसरा है अवस्तंभ मूल, तीसरा श्वसन मूल और चौथा अपस्थानिक मूल। तो केले के पौधे की जड़ जो है ये क्या है? ये है अपस्थानिक मूल का उदाहरण। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी बिंब का 4 समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है? पहला है बिंब की गति एक समान गति है, दूसरा है बिंब विश्राम अवस्था में है और तीसरा है बिंब की गति असमान गति है। अब विकल्प जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो किसी बिंब की 4 समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिंब की गति एक समान गति है और बिंब की गति असमान गति है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ए सही है और सी सही है, यानी कि सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? पहला है हल्का तथा जल में घुलनशील होना, दूसरा है हल्का तथा जल में अघुलनशील होना, तीसरा है भारी तथा जल में घुलनशील होना और चौथा है भारी तथा जल में अघुलनशील होना। तो ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है, ये पूछा गया है। तो ठोस कण जो होते हैं ये भारी होते हैं और जल में घुलते नहीं है, यानी कि अघुलनशील होते हैं। तो डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किए। अब ये जो प्रश्न है सीटेट में पूछे गए थे, तो कुछ प्रश्न मैंने सीटेट से भी ले लिए हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किए। चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बच जाती है, दूसरा है कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न होती है, तीसरा है जलने पर पिघल जाता है। तो एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो एक्स के बारे में क्या बताया गया कि चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सिलेटी काली राख बच जाती है। तो ऐसा जो है आपको परिणाम मिलेगा जूट को जलाने पर। तो एक्स हो गया जूट। उसके बाद बाई में लिखा है कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है, तो ये ऊन होगा। और जलने पर पिघल जाता है तो ये रेयन होगा। तो इसमें जूट, ऊन, रेयन बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है, तो निम्न में से किस सरल श्रेणी क्रम परपथ में बल्ब अधिक प्रदीप्त होंगे? पहला है एक बल्ब तथा एक सेल, दूसरा है एक बल्ब दो सेल, तीसरा है दो बल्ब एक सेल और चौथा है दो बल्ब दो सेल। तो कहा गया है कि मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है, तो किस सरल श्रेणी क्रम में परपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे? तो जब दो सेलों के साथ एक बल्ब जोड़ा जाएगा तब बल्ब अधिक प्रदीप्त होंगे। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है। अब हमें ABCD बताना है, ये ABCD जो लिखे हुए हैं। तो कहा गया है कि थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है। उसकी कमी बी उत्पन्न करती है। यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। ए का अभाव बच्चों में डी उत्पन्न भी करता है। अब आपको बताना है कि ABCD क्या हो सकते हैं। तो कहा गया है कि थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है।
तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आयोडीन कहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये तीनों तो विकल्प गलत हो गए, डी विकल्प उत्तर हो गया। चलिए आगे बी पढ़ लेते हैं। और उसकी कमी जो है बी उत्पन्न करती है, यानी कि गलगंड रोग, गोइटर जिसे कहते हैं, जिसे आप घेंगा रोग भी कहते हैं। तो बी क्या हो गया, गलगंड इसमें लिखा हुआ है, गोइटर कहते हैं, घेंगा भी कहते हैं। यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है, तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये होता है। और ए का अभाव बच्चों में डी उत्पन्न भी करता है, तो मानसिक मंदता भी उत्पन्न करता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन की कमी से बच्चों में मंदन रोग हो जाता है, मानसिक मंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा छाया निर्माण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। लिखा है पीला बिंब काली छाया उत्पन्न करता है। दूसरा है छाया केवल अपारदर्शी बिंबों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा है छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है। और चौथा है छाया का प्रकार आकार प्रकाश के स्रोत तथा बिंब के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो सभी लोगों ने छाया देखी होगी। अब हमें छाया निर्माण के विषय में बताना है कि कौन सा सही है, सही नहीं है, जो गलत है वह बताना है। तो लिखा है कि छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है, ये तो गलत लिखा हुआ है। कभी आप देखेंगे कि आपकी छाया आपसे लंबी बन रही है, कभी देखेंगे कि छोटी बन रही है। तो छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान नहीं होती। यह प्रकाश का स्रोत वस्तु के यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु के निकट होता है तो छाया बड़ी बनती है, और प्रकाश स्रोत वस्तु से दूर होता है तो छाया छोटी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण छोटा होता है तो छाया बड़ी बनती है, और यदि प्रकाश की किरणों का कोण बड़ा होता है तो छाया छोटी बनती है। तो ये गलत हो गया और हमें गलत ही बताना था। इसमें लिखा है कि जो छाया की लंबाई है सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है, ये गलत है। लिखा है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्रायः पत्तियों की सतह और गूदेदार तने पर उपस्थित होते हैं। और आर कह रहा है कि पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। तो ए तो गलत लिखा है। क्यों गलत है? क्योंकि रेगिस्तानी पौधे पत्तियों या तनों पर पतले मोमी उपत्वचा और रेजन सतह वाले होते हैं। इन पौधों की कांटेदार प्रवृत्ति इनको तेज गर्मी में भी खड़ा रखती है। बहुत अधिक संख्या में कांटेदार सतह वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होती हैं। रेगिस्तानी पौधे के कांटे और बाल जैसे रेशे उन्हें छाया प्रदान कर सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। तो ए गलत हो गया, आर सही है। तो इसमें ए गलत, आर सही, यानी कि डी विकल्प सही है, आर सही किंतु ए गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों का मादा जननांग एक्स है। इसके 3 भाग हैं, जिसमें मुख्यतः बाई परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह है, जेड में निषेचन होता है। तो इसमें बताना है कि एक्स बाई जेड क्या है। तो पौधों का मादा जननांग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। लेकिन आप देखेंगे कि स्त्री केसर 2 में लिखा हुआ है, 2 तो आप पहले ही काट दीजिए। एक्स स्त्री केसर है, ये आप याद रखिए। फिर लिखा है स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, जिसमें मुख्यतः बाई परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह है, तो वह होती है वर्तिकाग्र। तो एक्स स्त्री केसर, बाई वर्तिकाग्र और जेड हो गया बीजांड, यानी कि पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। और आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्प पादप के जो जननांग होते हैं, तो पुंकेसर नर जननांग है, और मादा जननांग पूछ लिया जाए तो स्त्री केसर। तो दोनों ही बातें याद रखनी है। पुष्प से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिए। अगला प्रश्न है ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो हमें बताना है। लिखा है किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है। दूसरा है समान तीव्रता की 2 ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी। तीसरा है गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी। और चौथा है ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है। तो ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समान तीव्रता की 2 ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी,
ये सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना था। तो बी विकल्प इस प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित असत्य कथन क्या है कि समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव समान उच्चता होगी। ये गलत है। किसी वायलिन और बांसुरी तो इसमें हमें बताना था गलत, तो बी गलत लिखा हुआ है। समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी, बी गलत है, बी विकल्प उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती है। पहला है सतही क्षेत्रफल के, दूसरा है तापमान के, तीसरा है आर्द्रता के और चौथा है हवा की गति के। तो वाष्पन की दर जो है व्युत्क्रमानुपाती है आर्द्रता के, ह्यूमिडिटी के, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है हमें और फिर ये विकल्प दिए गए हैं। लिखा है एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है। तो इस तरीके का जो प्रश्न है, 4 प्रश्न आपके इससे तैयार हो जाते हैं। तो एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है वह होती है कार्बन। तो ए का तो हो गया तीसरा, अब जिसमें एक का तीसरा है वही रखिए, बाकी हटा दीजिए, 2 तो कट गए, अब सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं। उसके बाद लिखा है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है। तो कमरे के तापमान पर जो द्रव होती है अधातु वह ब्रोमीन है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। तो बी का हो गया चौथा। अब आप देखेंगे कि ये विकल्प भी कट गया और डी विकल्प आपका उत्तर हो गया। यदि आपको पूरे मिलान ना भी आए तब भी आप इस तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए और मिला लीजिए। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है तो वह है कॉपर, सी का हो गया पांचवा, डी का हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ई का। तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवों में सिराओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? लिखा है ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर ले जाता है। दूसरा है इनकी भित्ति मोटी होती है। तीसरा है इसमें पार्ट होते हैं जो रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं। और चौथा है ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होती हैं। तो सिराओं के विषय में बताना है। तो सिराएं जो होती हैं शरीर के सभी भागों में हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर ले जाती हैं। इनमें पार्ट होते हैं जो रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होती हैं। ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती हैं। रुधिर यानी कि रक्त। और सिराओं की भित्तियां पतली होती हैं। अब इसमें से जो कथन सही हैं वो हमें बताने थे। तो इसमें ए सही है, इनकी भित्ति पतली होती है, मोटी नहीं होती, तो बी गलत हो गया। सी भी सही है, डी भी सही है, ए सी डी सही है, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक बने रहिएगा। तो विषाणुओं के विषय में जो कथन सत्य है वह बताने हैं। लिखा है ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं। दूसरा है ये कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है इनमें कोशिकीय संरचना होती है और चौथा है ये मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करते हैं। तो ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, ये सही है। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, ये भी सही है। जो वायरस होते हैं अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं। ये न्यूक्लियो अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। तो बी और सी सिर्फ सही है इसमें। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा नीचे जो है पेन नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जल जनित जीवाणु रोग हैं? यानी जल जनित और जीवाणु रोग हमें बताने हैं। पहला है मलेरिया हैजा, दूसरा है टाइफाइड पीलिया, तीसरा है मलेरिया पीलिया और चौथा है टाइफाइड हैजा। तो जिसमें मलेरिया लिखा है वो तो होगा नहीं, हटा दो। टाइफाइड पीलिया तो हमसे पूछे गए हैं जल जनित जीवाणु रोग, टाइफाइड और हैजा होंगे। ये जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से फैलते हैं और जल जनित हैं, दूषित जल के सेवन से हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरने में सहायता करता है? पहला है पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना, दूसरा है पत्तियों पर मोम की परत, तीसरा है फीते जैसी पत्तियां और चौथा है पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र।
तो कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है? तो पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन वसा में कौन सा विटामिन आवश्यक है? वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? अगला प्रश्न है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी वसा में घुलनशील होना चाहिए और अच्छी त्वचा के लिए। पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन बी और चौथा है विटामिन के। अब विटामिन बी और सी तो जल में घुलनशील हैं, वसा में नहीं है, सिर्फ दो विकल्प बचते हैं। अच्छी त्वचा के लिए पूछा गया है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये रोग याद रखिए, विटामिन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? पहला है अवसादन, दूसरा है भारण, तीसरा है संघनन और चौथा है आसवन। तो वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, तो कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो वह है अवसादन। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं और दूसरा है भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। अब जो कथन सत्य हैं वो हमें बताने हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जो हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पहला सही लिखा हुआ है। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। तो पहला उसमें सही हो गया। भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है, यह असत्य है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और तब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसमें लिखा है कि सर्वदा यानी हमेशा ही अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ये गलत है। ए सही है, बी गलत है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लवण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते? पहला है वृंतों एवं तनों में वृहत नलियां होती हैं, दूसरा है पत्तियों पर मोम की परत होती है, तीसरा है पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं और चौथा है पत्तियां और तना अंगुली नुमा जैसे और फीते जैसी होती हैं। तो इसमें आपका ए सही है और सी सही है। इसमें पूछा गया था जो तैरने में मदद नहीं करती वो बताने थे, तो ए और सी सही है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों की संख्या तो 100 है, प्रत्येक वीडियो में मैं 100 प्रश्न ही ले रही हूँ। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा। लिखा है क्षण चुंबकों का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी होती हैं? पहला है क्षण चुंबकों को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ओर हों। दूसरा है क्षण चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। तीसरा है क्षण चुंबक के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़ों से जोड़ने चाहिए और चौथा है उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए। तो क्षण चुंबकों को रखना है तो हमें क्या करना होगा कि इस प्रकार रखना है युग्मों को कि उनके सजातीय ध्रुव एक ओर ही हों। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह वाई का स्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। एक्स वाई जेड क्रमशः है। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी ग्रंथि पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टेट में। तो यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब जिसमें यकृत है वही रखिए, बाकी हटा दीजिए। दो विकल्प ऐसे हैं जिसमें एक्स यकृत है। उसके बाद लिखा है यह वाई का स्राव करती है, तो ये पित्त रस का स्राव करती है।
और जो पित्त रस है वो पित्ताशय में भंडारित होता है, तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ए क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो तो सही थे, लेकिन ये अग्नाशय लिखा था इसलिए ये गलत हो गया। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है पोषण की पद्धति और जीव। लिखा है स्वपोषी। तो स्वपोषी कौन है? शैवाल। ए का तीसरा, जिसमें ए का तीसरा है वही देखते हैं, ए और सी, बाकी तो दो विकल्प हट गए। उसके बाद लिखा है प्राणी समभोजी, तो ये है अमीबा। उसके बाद लिखा है परजीवी, तो परजीवी जो है अमरबेल है परजीवी, और मृतजीवी छत्रक यानी कि मशरूम। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, यानी कि ए विकल्प आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं करता वह है। पहला है वस्तु का आकार, दूसरा है प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी, तीसरा है प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति और चौथा है वस्तु का रंग। तो परछाई का निर्माण निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के रंग पर। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लिखा है ध्वनि तरंगें गैसों में द्रुतगामी हैं। दूसरा है मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिनकी 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति है। तीसरा है ध्वनि तरंगें परिवर्तित नहीं हो सकती, और चौथा है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ध्वनि तरंगों के बारे में बताना था, कौन सा कथन सत्य है? तो मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जो मानव होते हैं वह ध्वनि सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। तो ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताने हैं। लिखा है चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। दूसरा है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है। तीसरा है पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और चौथा है चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक ही है। तो चंद्रमा के बारे में जो कथन गलत है, तो सी गलत लिखा हुआ है। पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, पूर्णिमा पर नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। कारण है जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। अब इसमें से सत्य कथन बताना है। तो इसमें ए पूरी तरीके से गलत है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी आग को जल से नहीं बुझाते, तो इसमें पहला गलत हो गया। जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है, ये सही है। जल के लिए ये सही लिखा हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट के लिए गलत है। अब इसमें जो सही है, कौन सा सही है? ए असत्य और आर सत्य, सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो विद्युत पर्वत में जो आग लग जाती है विद्युत सर्किट के लघु पतन से, तो इसे किससे बुझाया जाएगा? तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाएगा, जो अग्निशामक यंत्र होता है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानव में युग्मों में पाई जाती हैं? पहला है आदिवृक्क अवटु, दूसरा है अग्नाशय अंडाशय, तीसरा है पीयूष अवटु और चौथा है पीयूष और अग्नाशय। तो जो युग्मों में पाई जाती हैं, जोड़े में पाई जाती हैं, वह बतानी है। तो आदिवृक्क और अवटु ग्रंथि ये जोड़े में पाई जाती हैं, पहला विकल्प उत्तर है। अगला है लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं, इससे मदद होती है क्योंकि। पहला है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है, दूसरा है संपर्क क्षेत्र के घटने से दाब घटता है, तीसरा है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से बल घटता है, और चौथा है संपर्क क्षेत्र के घटने से बल में वृद्धि होती है।
तो इसमें जो आपका उत्तर होगा पहला विकल्प, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है। अगला प्रश्न है, वाई द्वारा एक्स को आवेशित किया जाता है। यह पाया गया कि एक्स जो आवेश प्राप्त करता है वह वाई के विपरीत है। आवेशन का प्रक्रम हो सकता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा बी विकल्प होगा, घर्षण या प्रेरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का युग्म है। पहला है गेहूं सरसों, दूसरा है सरसों धान, तीसरा है धान मटर और चौथा है मटर मक्का। तो कौन सा रबी फसल का युग्म है ये पूछा गया है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है गेहूं और सरसों। रबी की जो फसलें होती हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और इन फसलों की बुआई करते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है और इनकी कटाई मार्च और अप्रैल में कर ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, पीने के पानी को उबाल कर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है और हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचारित होता है। तो ए तो बिल्कुल सही है, पीने के पानी को उबाल कर पीना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। लेकिन जो बी लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस एक बैक्टीरिया जनित रोग है, ये गलत है क्योंकि हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जनित नहीं बल्कि वायरस से फैलने वाला रोग है। तो इसमें ए सही आर गलत, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है। तो इसमें जो एक्स है वह हो सकता है सोडियम, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम कब होगी, 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहला है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण। तीसरा है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और चौथा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो कौन सा समूह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाएगा ये पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस हमेशा ही किसी वस्तु का आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और यह एक अपसारी लेंस है। उत्तल दर्पण जो है वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है और समतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा और पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेज पर स्थिरावस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में क्या सही है। लिखा है स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। तीसरा है उस पर कोई बल नहीं लग रहा और चौथा है उस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है। तो उस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार अलग अलग निकायों पर प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो उस पर संतुलित बलों का दो युग्म लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। पहला है कोक, दूसरा कोलतार, तीसरा कोयला गैस और चौथा है चारकोल यानी कि कास्ट कोयला। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है कोक, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है। कोशिकीय जीवों का समूह है पूछा गया है। पहला है ईस्ट हाइड्रा अमीबा, दूसरा है समुद्री एनीमोन पैरामीशियम बैक्टीरिया, तीसरा है ईस्ट अमीबा और बैक्टीरिया और चौथा है हाइड्रा समुद्री एनीमोन और पैरामीशियम। तो पूछा गया है कि कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है, तो वह है ईस्ट अमीबा और बैक्टीरिया, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी का पाठ्यांक कितना था, 4157 और यात्रा के अंत में हो गया 4436। यदि यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल क्या थी। अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें दूरी निकालनी होगी और दूरी कैसे निकालेंगे, जो अंत का पाठ्यांक है उसमें से पहले वाले पाठ्यांक को घटा देंगे। तो हम जब घटाएंगे 4436 में से 4157 जब घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 279। 279 ये हो गई हमारी दूरी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हो गई 279, समय कितना है 5 घंटे और 10 मिनट। तो इसको भी हमें बदलना होगा। 5 घंटे तो ठीक है, 10 मिनट को भी हमें बदलना होगा, तो 60 का हम भाग दे देंगे इस तरीके से।
तो ये 10 से 10 एक 10 और 10 छिक्का 60, 6 पंचे 30 और 1 31, यानी कि 31/6 ये हो गया अपना समय। ये 6 जो हैं ऊपर चले जाएंगे, इसको इरेज करते हैं, इसका काम हो गया खत्म। तो ये 6 हैं, ये 279 के पास चले जाएंगे इस तरीके से, और नीचे बचेंगे 31। 31 से 279 जो हैं ये कट जाएंगे 9 बार, और 9 का 6 में गुणा होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जाता है? पहला है पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, दूसरा है दिन व रात का बनना, और तीसरा है ऋतुओं का बनना। अब इसमें जो आपका उत्तर है, क्या पूछा गया है कि किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जाता है? तो पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, और दिन और रात का बनना। तो इसमें जो आपका उत्तर है पहला विकल्प, पहला और दूसरा, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा? तो सूर्य के प्रकाश में लाल दिख रहा है, तो हरे रंग के प्रकाश में ये काला दिखेगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हेमांक बिंदु पर क्या असर पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहला है दोनों बढ़ जाएंगे, दूसरा है क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हेमांक बिंदु घट जाएगा, तीसरा है हेमांक बिंदु बढ़ जाएगा किंतु क्वथनांक घट जाएगा, और चौथा है दोनों घट जाएंगे। तो जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो उसका जो क्वथनांक है, शुद्ध विलायक पानी के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, यानी क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा, लेकिन जो हेमांक बिंदु है वह घट जाएगा। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता? पहला है मूत्राशय, दूसरा है आंत, तीसरा यकृत और चौथा वृक्क। तो पक्षियों में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? मूत्राशय नहीं पाया जाता। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पक्षियों में आंत, यकृत, वृक्क ये सब पाए जाते हैं, लेकिन दांत, मूत्राशय और पित्ताशय की थैली नहीं पाई जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। पहला है मुक्त नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है नाइट्रेट्स। तो पौधे जो हैं मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 से। लिखा है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल सिरके में होता है ए का चौथा। ए का चौथा जिसमें है वही रखिए, बाकी हटा दीजिए, दो विकल्प बचते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है दही में, बी का तीसरा, यानी डी विकल्प आपका उत्तर हो गया। दो मिलाने से ही हमें उत्तर मिल गया। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता? पहला है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है कैल्शियम सुपरफास्फेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है? तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है? पहला है हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो किसके चक्रवात से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बर्डिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? पहला है हाइड्रा अमीबा, दूसरा है अमीबा पैरामीशियम, तीसरा है ईस्ट हाइड्रा और चौथा है पैरामीशियम और ईस्ट। तो ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। जो मुकुलन है ये अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। अब ये प्रश्न तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, इस तरीके के प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवड़ी विलयनों से स्थापित कर सकती है? पहला है कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा सिल्वर और चौथा जिंक। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर है जिंक। जिंक जो है सभी धातुओं जैसे चांदी, लोहा, तांबा को उनके नमक के घोल से विस्थापित कर सकती है, क्योंकि यहाँ जो धातुएं दी गई हैं उनमें से जिंक सबसे अधिक क्रियाशील है इन धातुओं में से, तो याद रखिए। अगला प्रश्न है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है?
पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई 200 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। बल पूछा गया है। तो इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखना है तो आवश्यक बल 0 होगा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। लिखा है, इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है, इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। तीसरा है, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। और चौथा है, इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, इंद्रधनुष जो है सामान्यतः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, सबने देखा होगा। पहला इसमें सही है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। तो इसमें ये वाला नहीं होगा शामिल। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। लिखा है शैवाल, तो शैवाल क्लेमाइडोमोनस, तो ए का तो पहला सही मिला हुआ है। उसके बाद लिखा है जीवाणु, तो जीवाणु लैक्टोबैसिलस, बी का हो गया 5वां। उसके बाद लिखा है कवक, तो कवक जो है एस्परजिलस, चौथा। और प्रोटोजोआ जो है अमीबा और पैरामीशियम, तो इसमें ये दूसरा। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा विकल्प आपका उत्तर है। पहला विकल्प आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर तथा आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? तो गैलरी में दीवार पर एक समतल दर्पण लगा है, उसके सामने आप खड़े हैं। आप खड़े हैं दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर और आपका मित्र खड़ा है 4 मीटर की दूरी पर। तो आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी गई है। तो आप 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और मित्र आपका 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो 4 3 7 बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में से उसे चुनिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक अच्छी गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। पहला है बुध, दूसरा नेपच्यून, तीसरा है शनि और चौथा यूरेनस। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है यूरेनस। यूरेनस जो है इसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक अच्छी गति करते समय पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है और यह शुक्र की भांति पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस ऑक्साइड का एक जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस विलयन को, पहला है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा सी विकल्प, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लिखा है क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि पहला है इसका आविर्भाव मंद है, असत्य कथन बताना है। दूसरा है वह संचारित नहीं होता, तीसरा है इस पर खरोच नहीं होती और चौथा है इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से महंगा है। तो इसमें जो असत्य है इसका आविर्भाव मंद है, ये असत्य है। तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी करना है मिलान, चलिए मिला लेते हैं। फसल काटना
तो जब परिपक्व हो जाती है फसल तब उसे काटते हैं। तीसरे से मिला देंगे। ए का तीसरा 2 में है, 2 विकल्प हटाओ, 2 विकल्प बचे हैं। उसके बाद है दावना यानी गाहना, इंग्लिश देखिएगा थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होता है? दानों को भूसे से अलग करना। तो बी को मिला देंगे चौथे से। तो बी का चौथा किस में है? सी में है। तो सी विकल्प अपना उत्तर हो गया। फसल चक्रण देख लीजिए, विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतर में उगाना और टपक प्रणाली, बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास जल गिरता है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तो कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती? कौन सी क्रिया पूछी गई है? पहला है नथनों से हवा अंदर ली जाती है, दूसरा है पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, तीसरा है मध्य पट ऊपर उठता है और चौथा है फेफड़े फैलते हैं। तो जो क्रिया संपादित नहीं होती वह बताना है। तो मध्य पट ऊपर उठता है, ये संपादित नहीं होता, डायफ्राम जिसे कहते हैं। तो जब मानव ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब जो डायफ्राम है वह ऊपर नहीं उठता। सामान्यतः हम अपने नथनों के द्वारा वायु अंदर लेते हैं, यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आदान प्रदान करती है। तो ये सब आपको याद रखना है। बस याद रखिए जो डायफ्राम है ये ऊपर उठता है, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। लिखा है यह एक ऊतक है, दूसरा है यह एक नली जैसी वाहिका है, तीसरा है यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है, और चौथा है वाष्पोत्सर्जन इसमें चूसड़ बल उत्पन्न करता है। तो इसमें जो गलत कथन है जाइलम के संदर्भ में वह बताना है। तो सी इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो H2SO4 से क्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती। तो तनु H2SO4 से अभिक्रिया करती है लेकिन तनु HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती। तो कौन सी वह धातु है? तो वह है आपकी कॉपर। सी विकल्प उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न, पौधों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। लिखा है चौड़ी चपटी पत्तियां, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, शंकुआकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हों। तो इनमें से मरुस्थलीय पौधों में जो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं वो हमें बताना है, जो मरुस्थलीय पौधों में पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे में तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं क्योंकि पानी की कमी होती है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है, और बस इसमें दूसरा तीसरा और चौथा ही सही है मरुस्थलीय पौधों के लिए। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और जो शंकुआकार पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं तिरछी होती हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं। तो 100 प्रश्न लिए हैं आज भी, और आज 700 प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।